हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एकेएस जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेएस जुडिशल क्लासेस में स्वागत है गाइस। इससे पहले वीडियो में मैंने सेक्शन 124 से लेके 128 तक कवर कर चुके हैं और इस जो चैप्टर 9 में फॉल करते हैं तो सेक्शन इसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। सेक्शन 124 दैट इज़ टॉकिंग अबाउट हु मे टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई हो सकता है, पर्सन कौन कौन हो सकते हैं। जिसमें आपने ये पढ़ा था कि एक्सट्रीम ओल्ड पर्सन या फिर कोई टेंडर एज का पर्सन है या फिर कोई डिसीज़ से बाय डिसीज़ दैट पर्सन इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड दी वॉट एवर द क्वेश्चन पुट बाय द कोर्ट एंड नॉट एबल टू गिव द रैशनल आंसर। तो जो भी क्वेश्चन पुट किया जा रहा है उसका आंसर नहीं दे पा रहा है तो उस पर्सन को हम एक तरफ से टेस्टिफाई नहीं कर सकते, सेक्शन 124 बोलता है। अदरवाइज सारे को टेस्टिफाई कर सकते हैं, ऑल द पर्सन बिकम अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 125 वो किसके बारे में बात करता है? जो आपने एक ओरल एविडेंस पढ़ा होगा। ओरल एविडेंस इसमें अगर हम देखा जाए सिंपल सी बात करें तो इसमें हम बोलते हैं डम विटनेस। डम विटनेस कौन होता है? ये देखिए, जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, पर्सन हु इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट because of any reason like he is not able to speak or he is not able to hear or any other reason, if he is not able to give the answer because of such physical incapacity, then उसके जो स्टेटमेंट है अदर वे से लिया जाएगा, लाइक थ्रू राइटिंग और थ्रू साइन उसके स्टेटमेंट को लिया जाएगा और उसको फिर दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन राइटिंग। बट यहाँ पे कंडीशन है, इन सब चीज़ों को करते समय ओपन कोर्ट में करना ज़रूरी है और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर समझने में समझ नहीं आ रहा है तो एक स्पेशलिस्ट जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनको भी उस पर्टिकुलर फील्ड में जो एक्सपर्ट होगा उनको बैठा सकते हैं साथ में। ये कोर्ट के ऊपर पावर है, डिस्क्रिशनरी। सब चीज़ों को वीडियोग्राफ किया जाएगा और पूरा मिला के ऐसे एविडेंसेस को हम ओरल एविडेंस की कैटेगरी में डाल देंगे। ये हमारा बात करें सेक्शन 125। 126 इज टॉकिंग अबाउट दी कॉम्पिटेंसी ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ। देखो यहाँ पे हम सिंपल कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, क्या कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। तो क्रिमिनल हो, सिविल मैटर हो, द हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो भी एक विटनेस बन सकते हैं। अब इसमें सेक्शन 128 अगर हम देखेंगे साथ में, अभी 27 छोड़ देते हैं, 128 बोलता है कॉम्पिटेंस ऑफ, यहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं बोल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो बोला गया है दोनों के द्वारा वो उसकी वैलिडिटी कहाँ पे होगी, उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात किया गया सेक्शन 128 में। मतलब उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के खिलाफ में किसी मैटर में है, एज अ लाइक डाइवोर्स मैटर है, कुछ ऐसे मैटर्स हैं डिस्प्यूटेड मैटर जिसमें एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, वहाँ पे इनके स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ इनके भी स्टेटमेंट को नहीं यूज़ किया जा सकता। जो भी इन्होंने स्टेटमेंट बनाया है, जो भी इन्होंने बातें की हैं, जो फैक्ट इनके पास है ड्यूरिंग द मैरिज, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपस में इन्होंने डिस्कशन किया हो, कोई बात कही हो, कोई बात जो हुई हो दोनों के बीच में ड्यूरिंग द मैरिज, तो उन सारी बातों को कभी भी फ्यूचर में यूज़ करना अलाउ नहीं है अगेंस्ट टू ईच अदर। अगर वो दोनों एक्सेप्ट है कि एक्सेप्शनल केस है कि अगर वो दोनों किसी ऐसे मैटर्स में हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, मतलब दोनों एक डाइवोर्स मैटर है सपोज़, तो उसमें एक दूसरे के खिलाफ हैं और वहाँ पे ये दोनों इस बातों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप सेक्शन 127 अगर हम देख लें, सेक्शन 127 जो है इसमें भी प्रिविलेज कुछ पावर्स दी गई हैं जजेस के पास राइट है। अगर कोई भी उनके सामने ड्यूरिंग द ट्रायल कोई भी चीज़ें होती हैं तो कंपल नहीं किया जाएगा आप विटनेस बनो, उनकी मर्जी, अगर जब तक कि एक सुपीरियर कोर्ट उनको ऑर्डर स्पेशल देना, बस इतना समझने की चीज़ है। सेक्शन 128 में आ जाएंगे अब हम 129 में, इसकी हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी डायरेक्ट रीडिंग कर चुके हैं। सेक्शन 129 इज टॉकिंग अबाउट द एविडेंस एज टू द अफेयर ऑफ द स्टेट। मीन्स जो स्टेट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना है उसके लिए यहाँ प्रोविज़न दिया है कि कोई भी नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव फ्रॉम द अनपब्लिश्ड ऑफिसर रिकॉर्ड। जब तक ये पब्लिश ना हो, प्रॉपर कहीं लिखा ना हो या मेंशन ना हो, तब तक आप किसी भी सरकारी के खिलाफ सरकार अफेयर्स के अगेंस्ट आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते टू एनी अफेयर ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ द ऑफिसर, या फिर जो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ऑफिसर है
उसकी परमिशन ना हो तब तक आप, अगर आप ऐसा सरकारी ऑफिसर हो या फिर कुछ भी हो और आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो उस स्टेटमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं होगी जब तक कि वो अनपब्लिश्ड ना हो। नेक्स्ट सेक्शन 130 को ऑफिशियल कम्युनिकेशन बारे में बात किया गया है। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। मतलब कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है, मतलब जो भी बातें हो रही हैं ऑफिस में, जो चीज़ें हैं, जो आपको फैक्ट्स पता हैं, उन फैक्ट्स को आप नहीं बोल सकते, जाके बता नहीं सकते किसी को भी जो कॉन्फिडेंस मैटर में हो। उन कम्युनिकेशंस को आप आगे रिवील नहीं कर सकते, उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को बताओ। ठीक है। When the consider that public interest should be suffered by the disclosure, और ऐसा लगता है कि उस स्टेटमेंट को देने से पब्लिक में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, तब तक आप उस ऑफिशियल कम्युनिकेशन को नहीं दे सकते। ठीक है। सेक्शन 131 इज इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसको कंपेल नहीं कर सकते आप कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है किसी भी ऑफेंस की, उसके बारे में बताए वो। ना ही रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल किया जा सकता है कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिला है किसी भी ऑफेंस का होने का, कमी रहेगा रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मतलब कोई किसी को आप ज़बरदस्ती बुला नहीं सकते और कंपेल नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को बारे में बताओ, क्या उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या उसके सामने चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे प्रिविलेज पावर दी गई है ऑफिसर्स को। ऐसे तो सभी को हमेशा बुला ला के कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा। जब तक आपके पास कोई पर्टिकुलर फैक्ट का प्रूफ ना हो तब तक उस पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑफेंस हुआ है कि नहीं है, तो क्या करोगे? कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को हम नहीं कंपेल कर सकते। वही सेम चीज़ जो मैंने बताया, तो ये तो था। नेक्स्ट हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कौन, IAS CA या फिर आप अगर एडवोकेट हो, आप अपने क्लाइंट्स के जो फैक्ट्स हैं, नॉलेज हैं, उनको अपने जब आप फाइल पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। और इन फ्यूचर आप दूसरी पार्टी की तरफ उसकी वकील बन जाते हो या फिर उसकी तरफ फेवर में चले जाते हो, तो आप या फिर आपका जो क्लाइंट था उससे आपकी लड़ाई हो जाती है, तो इन फ्यूचर आप उसके ही खिलाफ उन सारे फैक्ट्स को रिवील नहीं कर सकते जो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के देखा था। क्यों यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी एडवोकेट है वो किसी भी समय परमिट नहीं है अपने क्लाइंट के अनलेस जब तक क्लाइंट का कंसेंट ना हो किसी भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के, जो बातें कही है उस बातों को डिस्क्लोज नहीं करना है। इसमें वही सब चीज़ें लिखी जो मैंने आपको कहा है। उसका एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड ये है कि अगर ऐसा लगता है कि आपको उस लाइक उसमें कोई क्रिमिनल मैटर हो, ऐसी कोई कम्युनिकेशन हुआ हो जिसमें कोई इलीगल पर्पस हो, ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन हो जिसमें इलीगल पर्पस हो, तो उस टाइम आप उसके बातों को यूज़ कर, उसके स्टेटमेंट को, उसके डॉक्यूमेंट को कोर्ट को दिखा सकते हो और उसका अगेंस्ट बात कर सकते हो। कोई भी फैक्ट है एडवोकेट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है इन द कोर्स ऑफ सर्विस शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द सर्विसेज। मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को जब स्टार्टिंग से ही जब वो कर रहा था तब से ही ये इस चीज़ को, जब इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था स्टार्टिंग से ही, कहीं ना कहीं फ्रॉड था, ठीक है, इलीगल पर्पस है ना, और इससे बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता है, क्रिमिनल वे से ये यूज़ कर रहा है। सपोज़ एक आतंकवादी आता है और एडवोकेट से कम्युनिकेट करता है। अब एज अ कॉन्फिडेंशियल मेथड में अगर देखा जाए तो नहीं बताना चाहिए एडवोकेट को, बट ये एक अपने कंट्री के खिलाफ था ना, एक ऐसा एक्शन टेरिटोरी को मतलब अपने देश के खिलाफ था। तो यहाँ पे एडवोकेट अगर कोई स्टेटमेंट देता है कि उसने क्या क्या बात कही थी, क्या नहीं कही थी, क्या क्या चीज़ें उसके डॉक्यूमेंट में था, तो वैलिड माना जाएगा। सेम ऐसी फ्रॉड का मैटर होता है, कोई भी इलीगल मैटर होता है, वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यही सेम चीज़ लिखा हुआ है, यही चीज़ इसमें सेम चीज़ दिया हुआ है। अगर आप इसको रीड भी करना चाहोगे तो अगर हम पढ़ लें, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। एक क्लाइंट है, वो अपने बी से कहता है, मतलब एडवोकेट से कहता है, आई हैव कमिटेड द फॉर्जरी, मैंने फॉर्जरी कमिट किया, आई थिंक इट इज़ विजिबल और नॉट, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो इसका स्टेटमेंट में, इसके कुछ इलस्ट्रेशन है, मैं उसे कवर कर रही हूँ। सेक्शन 132 का, ठीक है, 132 का, तो इसमें लिखा हुआ है अ क्लाइंट से टू बी, ठीक है, बी कौन एडवोकेट है और ए कौन है क्लाइंट है। आई हैव कमिटेड द फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी, मैंने धोखाधड़ी फॉर्जरी किया है
आप मुझे इसमें बचाओ। एज द डिफेंस ऑफ मैन known to be guilty is not a criminal purpose, this communication protected by the disclosure। क्या बोल रहा है इसने सिर्फ फॉर्जरी किया है, बट उसने ऐसा इतना बड़ा ये तो जेन्युइन सी चीज़ें होती हैं फॉर्जरी जो करते हैं लोग, पता रहता है। इसमें एज अपोजिट जो आप जो एडवोकेट बनते हो तो आपके पास ये डिस्क्लोज करने के लिए एविडेंसेस को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो भी बातें आपने आपसे बात की है क्लाइंट ने, उस बातों को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रिमिनल पर्पस है। क्रिमिनल पर्पस नहीं है, इज़ नॉट अ क्रिमिनल पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्जरी उसने की है बट इससे पता है कि इसको पता है कि क्रिमिनल पर्पस नहीं है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट से टू बी एन एडवोकेट आई विश टू obtain the possession of property by use of forged deed which I used to sue. Communication being made during furtherance of criminal purpose is not protected from the disclosure। यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। फॉर्जरी जो है